क्वेश्चन है जी, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सागाला स्पोर्ट्स क्लब जून 2024। एक्रूड एक्सपेंडिचर, करंट लायबिलिटी, कैश एट बैंक, करंट एसेट, कंट्रीब्यूशन फॉर पवेलियन बिल्डिंग, कंट्रीब्यूशन फॉर पवेलियन बिल्डिंग, तो ये किधर जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताए हुए हैं इसका मतलब है अब डेप्रिसिएशन वो ले चुका है। जर्नल फंड, अदर एक्सपेंडिचर्स, फिक्स्ड एसेट्स, पवेलियन बिल्डिंग। अच्छा, अक्सर ये जो पवेलियन बिल्डिंग है ये हमारा नॉन करंट एसेट है। पेमेंट फॉर स्कूल फी, player subscription receivable as at 1/7/23, player subscription received during the year 45, player subscription received during the year in advance 15. A contribution of 20 million of pavilion fund was received last year. The pavilion one was completed this year at a cost of 30 million and has been depreciated 3 million. अच्छा, सारी बातें बाद में हम करते ही रहेंगे, आप ये डाटा पकड़ो और साथ इस डाटा को मिलाओ, ऐड करो इसके अंदर और मुझे सब्सक्रिप्शन का लेजर बना कर दो, जल्दी करो जरा। और उसके उस लेजर के अंदर ही बातें बता देंगे कि किसने किधर किधर जाना है। जल्दी से सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाओ। क्या हुआ? नहीं, क्या जी, दोनों ही आसान है। रील हो गया? कितना आंसर है? इनकम
किसी का भी नहीं हुआ 62 जल्दी करो ना, आधे से काम नहीं चलना ना। हो गया कितना 62 लेजर ही बनाया। यस यस सर। ये देखें किसने नहीं बनाया या जिसने बना लिया मैच कर ले। लिखा हुआ है प्लेयर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज एट 1 जुलाई 2023, मतलब ब्रॉड ऑन जी सर। 8 ड्यूरिंग द ईयर कैश मिला कितना 60 45 नहीं मिला 60 मिला। ये बात ख्याल रखनी है, अगर ड्यूरिंग द क्या लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, चाहे एडवांस मिले, चाहे पिछले साल वाला मिले, चाहे इस साल वाला मिले, कैश डेबिट किस साल हो रहा है हमारे साथ, तो कैश ने तो डेबिट होना ही होना है। तो कितने से कैश डेबिट होगा 60 से। अब आगे देखते हैं, यहां पर उसने लिखा हुआ है, बल्कि ये पॉइंट नंबर 2 भी है, प्लेयर सब्सक्रिप्शन ₹16 मिलियन वर आउटस्टैंडिंग एज एट 30 जून 24। कहते हैं 16 मिलियन की ना सब्सक्रिप्शन अभी भी रिसीवेबल है। ऑफ दिस अमाउंट, इसमें से 3 मिलियन शुड बी रिटर्न ऑफ बैड डेट्स। कहता है वो जो 1 जुलाई को लेने वाले पैसे थे ना, उनमें से 3 मिलियन हमने राइट ऑफ कर दिया। तो बैड डेट्स कितने हुए 3 मिलियन। तो कैरी ऑन कितना बचेगा 13। डन। आगे देखते हैं नंबर 3, ड्यूरिंग द ईयर some players started paying subscription in advance for the whole year। कहते हैं कुछ लोगों ने एडवांस में सब्सक्रिप्शन देना शुरू कर दी, रिसीविंग द 20% डिस्काउंट, कि वो हमें 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। 40% ऑफ दी सब्सक्रिप्शन शुड बी कंसीडर्ड एज एडवांस एट जून 2024। हमारा वैसे एडवांस है कितना टोटल 15 में से 40% एडवांस कंसीडर करना है, तो कैरी ऑन कितना आ जाएगा 15 का 40%। अच्छा मुझे ये बताओ इस लाइन का मतलब क्या, ये 40 में पूरा 15 क्यों नहीं लिखा? हाँ जी, मतलब हमने जो एडवांस लिए हैं, हो सकता है हमने अक्टूबर में एडवांस लिया हो, और अक्टूबर वाला एडवांस सारा एडवांस नहीं होता। अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमारे साल के अंदर कवर हो रहा है, और आगे फिर एडवांस होगा। इसी तरह अगर जुलाई में एडवांस लिया हुआ है तो 6 महीने तो हमारे हुए। अगर एक बंदे ने आपको जो अक्टूबर के अंदर पूरे साल के एडवांस पैसे दिए,
तो जो अगले साल के बनेंगे वो एडवांस होगा, जो हमारे साल के अंदर कवर होगा वो इनकम में चला जाएगा। तो वो कहता है कि जून 2024 तक सिर्फ 40% एडवांस वाली बात रह गई थी, बाकी 60% किधर चले गए होंगे, इनकम के अंदर। तो वो दोबारा अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फाइंड करोगे ना, वो उसके अंदर आ जाएगा 62। ये हमारी इनकम। अब जरा मुझे बताएं इसके अगली पोजीशंस, ये 13 मिलियन कहाँ जाएगा, ये एसेट रिसीवेबल, रिसीवेबल में। ये 6 मिलियन कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। ये 62 किधर जाएगा, इनकम। बात ही खत्म। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन जहां जहां गिवन है बस उसका ये लेजर है और इसमें से 3 वैल्यू उठाकर आगे इस्तेमाल करेंगे, बाकी खत्म। और बैड डेट्स आएगा, ये भी बैड एक्सपेंस भी आएगा। ये बात समझ लग गई, आगे चलें फिर। चलो जी, बाकी अगर ये समझ लगे तो बाकी सवाल समझो हो गया। और जरा क्वेश्चन पे वापस। अच्छा जी, इसमें पॉइंट नंबर 1 को दोबारा पढ़ते हैं, वापस आए। कोई बात पूछ ले तो पूछ ले, एक बात नहीं समझ लगी। अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹20 मिलियन, ऊपर कंट्रीब्यूशन गिवन है, देखो कितना, 20। कहते हैं a contribution 20 million was received last year. The pavilion was completed this year. वो कहता है जो आपको ये उसकी बात नहीं कर रहा, a contribution of ₹20 million for the pavilion was received last year। वो जो ऊपर आ कहता है ना कि ये अमाउंट नॉन करंट लायबिलिटी पिछले साल मिल गई थी। The pavilion was completed this year at a cost of ₹30 million। पवेलियन हमारा इस साल कंप्लीट हो गया 30 मिलियन का, और उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आई, 3 मिलियन। डेप्रिसिएशन में आ चुकी होगी क्योंकि डेप्रिसिएशन फाइंड की हुई है 11 मिलियन से। देखो जरा अपने सवाल के अंदर 11, और एसेट में कितनी वैल्यू आएगी, 30 माइनस 3, कितनी वैल्यू, ये 27। ये फिर इस इंफॉर्मेशन बताने का मकसद क्या है, जब आप लोगों का पवेलियन बिल्डिंग कंप्लीट हो गई तो आपने एसेट को डेप्रिशिएट करना है, वो हो चुका है, और जो उसका फंड मिला है उसको अमोर्टाइज भी तो करना है। अब जो नॉन करंट एसेट का फंड मिलता है, नॉन करंट एसेट के फंड को क्या करते हो लाइबा, नॉन करंट एसेट का फंड का क्या करते हैं, एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं और उसको अमोर्टाइज करते हैं। उसने कह दिया कि 30 मिलियन में बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी, 3 मिलियन की उसकी डेप्रिसिएशन भी आ चुकी है और ऊपर सबूत भी मिल चुकी है। मैं ये चाहता हूं 20 मिलियन को जो अमोर्टाइज करना है वो बताओ कितनी अमाउंट, 10 पे करना है। कैसे पता चला, 30 का जो उसकी लाइफ आ रही है वो 10 साल आ रही है, तो उसको भी फिर क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। और इसको गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड से भी कर सकते हो। जो 3 अमाउंट है वो 30 की है और हमें किसकी चाहिए, 20 की, तो 3/30 मल्टीप्लाइड बाय 20। क्या हमें कैसे पता चला कि साल की डेफिनेशन ले चुके हैं? अच्छा, वैसे तो अंग्रेजी से पता चल जाता है अगर गौर से पढ़े तो। पहले क्या लिखा, द पवेलियन वाज कंप्लीटेड दिस ईयर एंड हैज बीन डेप्रिशिएटेड बाय 3 मिलियन। हैज बीन डेप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएट हो चुका है 3 मिलियन से, इसका उर्दू में तर्जुमा है। हैज बीन चुका है, चुकी है, वो जो चुकेंगे, ओके होगी बात। पूरे साल की नहीं पता नहीं कितनी है, ये नहीं हमें पता, लेकिन है 3 मिलियन। हम इसको, वो तो आप लोगों ने 2 निकाला, बाय चांस 2 आ गया। असल इसका तरीकाकार क्या था, 3 डेप्रिसिएशन आई थी 30 की और हमें चाहिए 20 की। जितनी भी आएगी 20 की भी फिर उतनी आएगी, चाहे 6 महीनों की है, चाहे साल की है, चाहे 3 महीनों की है, जो मर्जी मेथड होगा। फिर पहला साल है, पहले साल में तो कुछ नहीं होता ना, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, चाहे 3 डेप्रिसिएशन है 30 की और हमें उसी पैटर्न पे चाहिए 20 की।
2 आ जाएगा। जी। उस 2 का करेंगे क्या? इनकम में लिखेंगे और बाकी करंट और 20 में से माइनस करके जो बाकी बचेगा 18 में से फिर उसको भी करंट नॉन करंट अलग करना है तो आपकी मर्जी, क्योंकि वो कर नहीं सकते हम, क्योंकि हमें अभी पूरी तरह सही वाला पता नहीं है। पूरा साल मानना है तो फिर हम कर सकते हैं, अदरवाइज पता नहीं है कि अगले साल कितना लिखा है तो फिर 18 ही लिख देते हैं लायबिलिटी के अंदर। सब्सक्रिप्शन हो गई। चौथा पॉइंट, ड्यू टू सिग्निफिकेंट बैलेंस इन द जनरल फंड, कहता जनरल फंड में बहुत पैसा है आई कैप की तरह। SSC बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ फंड with rupees 24 million to contribute to the school fee of promising children from the town। कहते हैं हम ऐसा करते हैं, एक और फंड क्रिएट करते हैं जो इसमें बच्चों की फीस, उसमें उस फंड से बच्चों की फीस दिया करेंगे। पेरेंट्स कैन अप्लाई फॉर द ग्रांट अप टू 50,000। पेरेंट्स वो जो आप लोगों ने वो फंड क्रिएट किया कि जैसे ना एंडोमेंट फंड आई कैप दे देता, कभी SFS दे देता है, कभी कोई चीज, मतलब वो भी आई कैप भी देता रहता है, कोई फंड क्रिएट करता रहता है जब भूखा नहीं, जब थोड़े फंड कम हो जाते हैं तो फिर वो बंद भी कर देता है। जैसे एंडोमेंट फंड आई कैप ने बंद कर दिया, और मेरे SFS भी मैंने सुना बंद कर दिया शायद। स्टूडेंट सपोर्ट फंड एक उसने क्रिएट किया था। आज के अंदर लोन चल रहा है आई कैप का, इंटरेस्ट फ्री लोन, तो वो अप्लाई करो, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, वो वापस करना है। ऐसी कौम है भूखे, मैं कहता हूँ कि मैं ऊपर वाले लेवल पर सारे मांगते बैठे हैं, ये तो हम सारे मांगते हैं। तो भाई डिग्निटी के साथ लाइफ गुजारो, डिग्निटी के साथ, ठीक है ना, ताकि आपको ऐसे बंदे को लगे कि यार ये, मैं कहता हूँ कि अगर आपका पेपर बगैर पढ़े पास हो जाए ना तो बंदे को ऐसा लगता है क्या है, मेहनत करके कोई चीज हो ना, वो चीज अच्छी है, वो बंदे को लगता है कि हाँ मैंने कुछ कोशिश की है, मेहनत की है। सिर्फ वैसे पेपर पास हो जाए ना, बंदे का हो भी जाता है कभी कभी, MC PRC में तो हो ही जाता है, तो वो बंदे को लगता है कि ऐसा है कि बस भीख ही मांगी है, चाहे वो अल्लाह से मांगी, लेकिन अल्लाह से तो सारे मांगना चाहिए, हमेशा मांगना चाहिए। तो वैसे मैं कहता हूँ डिग्निटी उस चीज को कहते हैं कि कभी भी अपना कोई भी काम निकलवाने के लिए ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज ना करो। मैं गुरूर नहीं कह रहा, बट एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बाकी जिंदगी में सब चीजें चलती रहती हैं। कहते हैं 24 मिलियन, अच्छा 50,000 का क्या करेंगे जरा? पेरेंट्स कैन अप्लाई फॉर ग्रांट अप टू 50,000, कुछ भी नहीं करेंगे इसका, पता है इसका, तो पेरेंट्स ने अप्लाई किया है कि कैन अप्लाई फॉर ग्रांट अप टू 50,000। कोई भी एक जो पेरेंट्स हैं वो 50,000 तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि इतना कि उन्हें वो स्कॉलरशिप मिल जाएगा या कोई मिल जाएगा, तो इसका हमने कुछ भी नहीं करना, लेकिन ये करना है कि आपने कहां से ये फंड निकालना है, तो जनरल फंड से माइनस करके एक नया फंड क्रिएट करना है, स्टूडेंट फंड के नाम से लिख दे या जो भी नाम लिख दें, और उसका खर्चा भी यहां पर गिवन है, पेमेंट्स फॉर स्कूल फी। और ये फंड किसके लिए किया है? ड्यू टू सिग्निफिकेंट बैलेंस ट्रस्टी हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ फंड 24 मिलियन टू द स्कूल फी फॉर द चिल्ड्रन। आपने 24 मिलियन रखा, उसमें से 7 मिलियन आपने बच्चों की स्कूल फी पे भी कर दी। इकबाल, ये 7 मिलियन अदर एक्सपेंस में जाएगा या वो अपने फंड में से डायरेक्ट माइनस होगा? इनकम और एक्सपेंस सिर्फ जनरल फंड वाले इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगे, बाकी किसी फंड को इस्तेमाल करोगे ना या उसमें पैसे डालोगे, वो अपने फंड के अंदर। ठीक हो गया? चलिए खत्म हो गया सवाल। अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले कर लोगे? चलिए मैं आपका इसका ना सोल्यूशन आपको दिखा देता हूं, ताकि सब्सक्रिप्शन 62 आपका हो गया था, ये 2 भी हो गया जी। टोटल से ये इनकम तो वैसे ही हो गई, डेप्रिसिएशन गिवन है, अदर एक्सपेंडिचर गिवन है, वो बैड डेट्स गिवन है, ये भी सारा कुछ हो गया। फिक्स एसेट्स में जरा देखें आपके फिक्स एसेट कितने गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 96। पवेलियन फंड कितना गिवन है?
ये पवेलियन बिल्डिंग, सॉरी फंड नहीं, बिल्डिंग और इसमें से वो माइनस हुई है डेप्रिसिएशन। 30 थी। सब्सक्रिप्शन 13 आपको मिल गई थी, कैश एट बैंक पड़ा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। यहां पर देखिएगा मैंने कहा था डायरेक्ट करना है, 102 में प्लस कर रहा हूं सरप्लस, और ये तो 24 ट्रांसफर कर रहा हूं, जनरल फंड की लाइन बन गई। 24 में से 7 कौन से वाला माइनस कर रहा हूं, वो जो स्कूल फी खर्च हो चुका है। 20 में से 2 माइनस कर दी। देखो उसने भी चालाकी की है, लायबिलिटी के ऊपर अब लिख दिया क्योंकि वो उसको अलग अलग नहीं कर पा रहा था। कभी वो लायबिलिटी के ऊपर लिख देता है लेकिन इनसे अलग लिख देता है फंड को, जो नॉन करंट एसेट का फंड होता है, और कभी वो नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे लिख देता है। तो परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, जहां मर्जी आ रहा है ठीक है। एक्रूड सब्सक्रिप्शन खत्म। चले जी 2 सवाल टोटल, इसके बाकी रह गए 3 सवाल टोटल, और वो तीनों ही अच्छे वाले सवाल हैं। एक सवाल हम अभी डिस्कस कर लेते हैं और 2 सवाल फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके सोल्यूशन में शेयर कर दूंगा, वीडियो ऑडियो सारे, बट करने जरूर है। वो बड़े अच्छे सवाल हैं, अपने टाइम के भी अच्छे सवाल थे। मैं बता भी देता हूं वो सवाल हैं कौन से। थर्टी 34 हमारा सवाल हो गया, आपको खुद भी पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल है। ये भी हो गया और एकल वाला भी हो गया था। ये क्वेश्चन मैं कहता था रिसर्च फंड वाला, ये करवा दिया था मुझे लगता है, मेहताब वेलफेयर फंड वाला, ये भी ये फंड वाला ही है। अच्छा, हर चीज का ना एक पता होता है टीचर को कि उसने कब कैसे करना है। मेरे ख्याल में हर टीचर को पता होता है। तो बच्चे ना वो ईमान के कच्चे होते हैं, थोड़े से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। अगर ये सारी अवाम इकट्ठे, अब तो बाद में मैंने खुद ही परमिशन दे दी थी क्योंकि वो खुद ही परेशान हो रहे थे, पता नहीं तैयारी होनी है, आने जाने पे टाइम लग रहा है, फलाना ढिमकाना। अदरवाइज अगर ये मेरे भरोसे पे चलते ना सारे आप लोग, तो मैंने आपको 10 तारीख तक लेकर जाना था, और 10 तारीख तक आपका कोई भी सब्जेक्ट होता है ना तो इतना कमाल का तैयार हो जाता, तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो कुछ है ही नहीं। अब तो नहीं, अब बस कल ही है लास्ट में। उसकी वजह ये है कि ये जो घर बैठ के पढ़ना होता है ना, ये कोई एकेडमी थोड़ी है, एक प्रोफेशनल स्टडी है। ये तो चलते फिरते लर्निंग है, किसी ने किसी को कुछ बता दिया, ऐसी ऐसी बातें जो आपने पूरे सेशन में गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाकर पक्का किया होता है। कोई एक निकम्मा सा बच्चा आकर बताता है तो पता चलता है अच्छा मैं तो गलत था, ये ठीक था। ऐसा होता है, ये है प्रोफेशनल स्टडी। आप लोग कहते हैं जी रट्टे मारी जाओ, 6-6 घंटे पढ़ जाओ। तो 6-6 घंटे पढ़ने से 3 घंटे पढ़ना ज्यादा बेहतर है, इफेक्टिवली वो ज्यादा बेहतर है। इसमें डरना और परेशानी जिंदगी से निकाल दो। सीए हो जाना है आप, तो जब सीए हो जाना है तो फिर डर किस बात का है। परेशानी तब आती है जब आप ना रट्टे लगाते हो, आप लोगों को चीजें याद होती नहीं है, फिर आप परेशान हो जाते हो। अब लॉ का पेपर या डाटा का पेपर, एक स्टूडेंट जिससे मैंने पूछा तो वो कहता है सर वो मेरे ना 4 पेपर है। मैंने कहा यार क्यों इतने रख ली? कहते वो बस दो ही हैं, 2 तो एवं ही है। मैंने कौन से एवं हैं? कहते लॉ और डाटा। मैंने कहा वो एवं ही है? कहता हाँ जी। मैंने कहा वो क्यों? मैंने कहा तू रट्टे, कहता है उसने किया हुआ था ए लेवल। अब ए लेवल वाले बच्चों का इतना कॉन्फिडेंस हाई होता है क्योंकि वो बचपन से अंग्रेजी पढ़ते आते हैं। वो कहते हैं सर सब कुछ वही होता है, बस पढ़ना है, सवाल आना है तो पता चल जाता है। वो कहते हैं मैंने एक दफा बुक पढ़ ली है बस खत्म, और उसका पेपर पास हो जाना है, मुझे कंफर्म पता है। वजह क्या होती है? हम सब चीज को समझे बगैर रट्टा लगाते हैं। मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूं, ये जब मैंने लॉ का पेपर दिया था तब पार्टनरशिप का, अभी मेरे ख्याल में है पार्टनरशिप का चैप्टर। अब मुझे ना इतनी टेंशन, मैं भी रट्टा लगाता था, तो फिर मुझे किसी ने समझाया कि भाई ये चीजें समझने वाली भी होती है। उसने 2 मिनट ना मुझे पार्टनरशिप की डेफिनेशन याद करवाई, जो मैं तकरीबन कुछ 2 दिन से याद करता था फिर भूल जाती थी। फिर उसने मुझे बताया कि बता पार्टनरशिप क्या है। मैंने कहा पार्टनरशिप, कहते हैं कि एग्रीमेंट है। मैंने कहा, कहते हैं एक के दरमियान एग्रीमेंट हो सकता है। मैंने कहा नहीं। कहते हैं इसका मतलब है पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ऐसा है? मैंने कहा जी। कहता है ये मैं आपको डेफिनेशन नहीं सिखा रहा, मैं आपको बात बता रहा हूँ पार्टनरशिप क्या है।
ये एक एग्रीमेंट होता है दो या दो लोगों के दरमियान, दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान। किस चीज का एग्रीमेंट है? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। इसका एग्रीमेंट है प्रॉफिट शेयर करना बिजनेस का। वो चला कौन रहा है, कैरी कौन कर रहा है? कोई एक बंदा, सारे बंदे, या कोई एक बंदा सबके लिए? कहता है इसको अंग्रेजी में जरा मुझे बता। तो जब मैंने इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया वो डेफिनेशन बन गई। अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन मुझे कभी जिंदगी में नहीं भूलती, क्योंकि मैंने क्या सोचा कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पर्सन टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब कभी भूली ही नहीं डेफिनेशन। अब इसी तरह से फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, समझ के। मुश्किल होता है समझने वाली चीज, स्टार्टिंग में मुश्किल होती है लेकिन परमानेंट होती है। रटे वाली चीज शायद स्टार्टिंग में जल्दी याद हो जाए लेकिन वो टेम्परेरी होती है। समझ के आगे बढ़ोगे तो आपकी जिंदगी आसान होती जाएगी। आप इमेजिन करें, कल हमने फाइनल अकाउंट का सवाल किया था, तकरीबन 70% एंट्रीज पीआरसी वाली थी। तो अगर पीआरसी में अच्छी तरह इंसानों की तरह पढ़ लिया होता तो आगे आसानी होती है। और मैंने आपको शुरू से एक बात कह दी थी, आपका पूरा सीए की जो बिल्डिंग है वो 4-5 थ्योरी को तो मैं साइड पे रखता हूं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को अगर मैं तो वो 4 पिलर्स के ऊपर खड़ी है। क्यों है? पीआरसी यानी इंट्रो, एफआर और सीएमए। जिसके ये 4 सब्जेक्ट अच्छे हैं ना, वो किसी भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में नहीं फेल हो सकता। तो यही इसको इंप्रूव करते जाओ। और ये बातें क्या जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये कि अंग्रेजी में लिखी होती हैं बातें, हम उनको एडजस्ट कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन को एडजस्ट कर रहे हैं। तो मसला अकाउंटिंग से ज्यादा कहीं अंग्रेजी का है। अच्छा जी, एक सवाल तो आपने ये करना है खुद से, ये तो हो गया था, रॉयल एंड फैमिली वाला तो हो गया। ये भी अच्छा सवाल है क्योंकि आप 20 नंबर का सवाल, ऐसे सवाल आने हैं बड़े बड़े, बुरे बुरे नहीं, बड़े बड़े। हाँ ये सवाल है, बिल्कुल ये सवाल आ गया, मेरा भी फेवरेट सवाल है, तो समझ जाओ फिर। आई कैप का भी फेवरेट है ये सीरियस नहीं लिखा हुआ, चलो आप सीरियस पढ़ सकते हो। सीरस गल्फ क्लब, ये एक अच्छा सवाल है। एक तो ये सवाल आपने खुद ही करना है, क्योंकि मैंने दोनों में से कोई एक सवाल करवाना है तो मैं दूसरा सवाल करवाता हूँ। इसमें ना अंग्रेजी टेक्निकल है या लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो दूसरा सवाल है ना उसके अंदर ना काफी सारे स्टॉक गिवन है, उसके बारे में समझाना है मैंने। ये भी हमारा हो गया जिसके क्लब में आग लगी थी। चले जी, ये मैं सवाल करवाने लगा हूं। 28 ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा एनपीओ का, और फिर कल इंशाल्लाह कैश फ्लो का तो अगर आप कहते हो ना डायरेक्ट मेथड, उसकी टेंशन 1% भी ना ले। नहीं आना तो है, आ सकता है आ सकता है, लेकिन ये है कि कल वो ना एक छोटा सा दरमियान में जो एक वो जो प्रेशर है ना वो खत्म करना है, 5 मिनट के अंदर खत्म होता है। जब तसल्ली से, जब आपको भी पता है ना, जो पहले आप लोग पढ़े हो ना क्लास में ओवरऑल, तब आप आकर सो गया, इधर से शरारत कर, इधर शरारत कर, वो फोकस नहीं होता। अब आपको पता है कि आप पेपर सकते हैं, आपका दिमाग आइंस्टाइन से भी ज्यादा स्पीड में काम करता है, तो इसलिए वो चीजें जल्दी जल्दी समझ लग जाती है जो चीज। अब ये देखें, एमए वाले बच्चों को मैंने पूरा एक चैप्टर, ईद के वो जो छुट्टियां नहीं आई थी 15 दिन, सिर्फ एक चैप्टर दिया था। 15 दिनों के अंदर उन्हें वो टॉपिक समझ नहीं लगा, 15 दिनों के अंदर, और 2 दिनों के अंदर समझ लग गया ज्वाइंट एंड बैकवर्ड। वो हो गया है ना, समझ लग गई है ना, वो क्या था, सबसे आसान टॉपिक था। अब 2 दिन में समझ लगा है, 15 दिनों में नहीं समझ लगा। क्यों? नीयत खराब थी। सारा काम नीयत पे डिपेंड करता। चलिए एक बात बताने लगा, ये आप सबको पता है, अगर कोई ऐसा स्टॉक टाइप चीज बेचनी ना हो, इस्तेमाल करनी हो, जैसे स्टेशनरी, अगर हॉस्पिटल है तो मेडिसिन, ऐसी कोई चीज जिसको हम बेचते नहीं, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या खुद बिजनेस में इस्तेमाल हो जाता है,
उसका जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो तो बड़ा आसान सा तरीका है, कॉस्ट ऑफ सेल लेकर उसको एक्सपेंस में लिख दिया करो। क्या? कॉस्ट ऑफ सेल उसकी फाइंड करके कहां लिख दिया करो? एक्सपेंस में लिख दिया करो, और उसका क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट में लिख दिया करो। ये परमानेंट कॉन्सेप्ट याद रखना। कोई भी ऐसा स्टॉक आ जाए जिसको हम बेचते नहीं हैं, बेचेंगे तो फिर तो उसका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, और अगर हम बेचते नहीं हैं, जैसे फ्यूल का स्टॉक पड़ता है, आप जनरेटर चलाते हो तो फ्यूल इस्तेमाल होता है। अब फ्यूल अगर इस्तेमाल होता है तो आप ऐसा करो, फ्यूल इन्वेंट्री का लेजर बना लो, उसका ब्रॉ डाउन होगा, उसका कैरी डाउन होगा, फ्यूल खरीद के आओगे और ये फ्यूल इस्तेमाल हो जाएगा, और जितना इस्तेमाल हो गया एक्सपेंस में, जितना पड़ा हुआ है करंट एसेट में, बस। अगर आपको ओपनिंग फंड चाहिए तो ब्रॉ डाउन भी इस्तेमाल हो सकता है, और अगर आपने कैश बुक वगैरह बनानी है तो वहां कैश का लफ्ज भी आ सकता है। अब यहां पर चले हम लिखते हैं 100 रुपए का आपने पहले फ्यूल पड़ा हुआ था, 700 का आपने और खरीद लिया, और 200 का आपके पास स्टिल पड़ा हुआ है। ये कितना हो जाएगा? यूज कितना हो गया? 600 का। फिर इसके अंदर एक और चीज निकलती है यहां से, अगर आपके पास फ्यूल के क्रेडिटर्स भी पड़े हुए हैं, क्या पड़े हुए हैं? क्रेडिटर्स भी पड़े हुए हैं, फिर हम पहले क्रेडिटर्स का लेजर बनाएंगे, वहां से परचेज फाइंड करके फिर इसमें आएंगे। बस ये चीज कॉन्सेप्ट, और ये हमें पता है पहले से। दोबारा सुने, अगर किसी इन्वेंट्री का सेल तो नहीं होती, हमने उसका इस्तेमाल फाइंड करना है, अगर तो फ्यूल के क्रेडिटर्स नहीं पड़े हुए, डायरेक्ट लेजर बनाओगे, एक्सपेंस आ जाएगा, और अगर उसके क्रेडिटर पड़े हुए तो पहला काम क्या करना है? क्रेडिटर का लेजर बनाएंगे, वहां से परचेज फाइंड करेंगे, जैसे हम किसी जगह करते भी थे। ये रेशियो के अंदर भी ये काम हो सकता है, कैश फ्लो के अंदर भी ये काम होता है। तो वहां से हम फाइंड करेंगे परचेजेस, परचेज फाइंड करके इसके अंदर आकर पुट कर देंगे, और यहां से क्या फाइंड हो जाएगी? यूज। तो ये चीज हमारी करंट एसेट में आएगी, कैरिड, और जो इस्तेमाल हो गया वो चला जाएगा अदर एक्सपेंस। अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा सवाल थे, और एक चीज की वजह से ये सवाल बड़ा मशहूर हुआ। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ चोंगटर, जो भी है, इंटरनेशनल हॉस्पिटल, दिसंबर 2019। बर्न वार्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एक बर्न वार्ड बना रहे हो सीवे पे, मतलब पूरा नहीं हुआ, 53.3, ये हमारा नॉन करंट एसेट है। क्या है? वार्ड। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा ये फंड है या एसेट है? अगर डेबिट साइड पर है तो एसेट है, क्रेडिट साइड पर है तो उसका फंड है। कैफेटेरिया सेल, ये तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। कैश एंड बैंक बैलेंस, डोनेशन फॉर बर्न वार्ड, डोनेशन फॉर बर्न वार्ड, जो बर्न वार्ड के लिए आपको डोनेशन मिली हुई है, ये क्या इनकम में लिखेंगे या स्पेसिफिक है? ये तो लायबिलिटी में लिखा जाएगा। एक्सपेंसेस एंड गिफ्ट फॉर वॉक ऑन डायबिटीज डे, वो ऐसा होता है ना कि हॉस्पिटल्स वाले ये मुख्तलिफ जिन फंक्शंस वगैरह करवाते रहते हैं, कहते हैं डायबिटीज डे के ऊपर हमने कुछ फंक्शन करवाया तो उसमें हमें गिफ्ट देने पड़ गए, तो 2.6 मिलियन का हमारा खर्चा हो गया। फी फ्रॉम पेशेंट, ये क्या चीज होगी? इनकम। पेशेंट से जितनी फीस चार्ज की है वो इनकम, ये कम फीस होती है, उतनी नहीं होती जितनी नॉर्मल हॉस्पिटल्स में होती है। डोनेशन अनरिस्ट्रिक्टेड, ये किधर जाएगा? इनकम। डोनेशन है, डोनेशन अगर अनरिस्ट्रिक्टेड हो तो अनकंडीशनल हो तो इनकम, और अगर कंडीशन हो तो जो कंडीशन है उसके हिसाब से करते हैं। जर्नल फंड, ये हमारा नेट एसेट में चला जाएगा। इन्वेंट्री कैफेटेरिया, ओपनिंग स्टॉक। इन्वेंट्री मेडिसिन, ये उसका ओपनिंग स्टॉक। हॉस्पिटल सप्लाईज का ओपनिंग स्टॉक। 3 टाइप की इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है, जिसको तो हम सेल करेंगे उसका बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, और जो सेल नहीं करते उसका अपना अकाउंट बनेगा, कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करके एक्सपेंस में लिखते हैं। फिर लिखा हुआ मेडिकल इक्विपमेंट, डेबिट साइड पर भी लिखे हुए हैं, क्रेडिट साइड पर भी लिखे हुए हैं। ये क्रेडिट वाले कौन से मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं? जो बेच दिए। कमाल,
Equipment. मेडिकल इक्विपमेंट की अमाउंट डेबिट साइड पर भी आ रही है, क्रेडिट साइड पर भी आ रही है। तो ये क्रेडिट साइड पर जो मेडिकल इक्विपमेंट की अमाउंट आ रही है क्या है? Fund. ये फंड ठीक हो, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। Asset भी है. मेडिकल इक्विपमेंट तो कोई भी नॉन करंट एसेट की वैल्यू अगर डेबिट साइड पर आ रही है, ये उसकी कॉस्ट है, क्रेडिट साइड पर आ रही है उसकी एक्यूमुलेटेड। अब कहते हो आई क्या फेल क्यों करते हैं? हम ऐसे ऐसे कमाल करके आते हैं कि आई क्या खुद हैरान हो जाता है कैसी कौम आ गई है सीए करने। सॉरी गलत है। वो तो अलग से नाम से बताया होता है, फंड नाम से बताया होता है। ये तो सिर्फ जब भी एसेट हमें डेबिट साइड पर गिवन होता है और क्रेडिट साइड पर भी उसकी वैल्यू गिवन होती है, वो हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। अच्छा चलो, नहीं पता था तो फिर लिख लो, याद कर लो। मिसलिनियस एक्सपेंस, अदर फिक्स्ड एसेट डेबिट साइड पर भी हैं और क्रेडिट साइड पर भी है, ठीक है। तो डेबिट साइड पर अदर फिक्स्ड एसेट्स है उसकी कॉस्ट है, और जो क्रेडिट साइड पर है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पेबल्स, अब आ गया पेबल्स। कैफेटेरिया के भी पेबल है, मेडिसिन के भी हैं, हॉस्पिटल सप्लाईज के भी हैं। ये तो आ जाएंगे पेबल के अपने लेजर बन जाएंगे, वहां से परचेजेस फाइंड करेंगे और परचेजेस फाइंड करके फिर चले जाएंगे स्टॉक अकाउंट में और वहां से उनकी अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी फाइंड हो जाएगी। देखें क्या हुआ। अच्छा परचेजेस गिवन है, पेबल्स अलग है। अच्छा ये पेबल्स हैं किसके? अगर तो कैफेटेरिया का कैरी डाउन पेबल का गिवन होगा तो फिर ये कैफेटेरिया का ही मान लेंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है परचेज कैफेटेरिया मेडिसिन सप्लाईज, रिसीवेबल किसके हैं? कोई पैनल कारपोरेट्स है, रेंट बता दिया। स्पॉन्सरशिप फॉर वॉक ऑन डायबिटीज, वो जो वॉक एंड डायबिटीज किया था ना उसमें 2.2 मिलियन की स्पॉन्सरशिप पैसे मिले थे हमें इनकम के तौर पर, और खर्च कितने हुए? 2.6। दो तरीका है, या तो नेट करके लिख दो या एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस में लिख दो, इनकम को इनकम में लिख दो। सैलरीज एडमिन स्टाफ की, डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ की, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यूटिलिटीज। additional information, cost of closing physical inventory of medicine and hospital supplies 25 million and 13.8 million respectively. Medicine costing 3.1 million were found expired. कहते 3.1 मिलियन की मेडिसिन एक्सपायर होगी तो क्या करेंगे, किधर लिखेंगे? स्टॉक से माइनस करके एक्सपेंस में लिख देंगे। मेडिसिन आर ओनली यूज्ड टू ट्रीट द एडमिट पेशेंट एंड आर नॉट सोल्ड सेपरेटली, और इनको हम सेपरेटली सेल नहीं करते। Year and physically count of the cafeteria inventory could not take place. Goods are sold in cafeteria at a gross margin of 25% on sale. CPS लगाकर सब कुछ फाइंड हो जाएगा। Rent outstanding was 1.4 million. क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट का? Liability रेंट में भी ऐड कर देंगे और लायबिलिटी में भी लिख देंगे। 15% of salaries and 10% of rent are related to cafeteria. ये ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, बाकी अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। ये सब बातें समझ लग रही है ना? अच्छा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आया था तो इसके अंदर आया था और आज तक प्रॉब्लम ये चल रही है, आज तक। देखते हैं आप में से कौन सा पिक करता है। पिक तो कोई भी नहीं कर सकता, ये तो बात कंफर्म है। हॉस्पिटल फैसिलिटीज ₹48.6 million वर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू द पेशेंट। बताओ इसका क्या करें? एक्सपेंस होगा। अच्छा डबल एंट्री पास कर, एडजस्टमेंट दो जगह लिखेंगे। चलो मैंने एक्सपेंस में लिख दिया, दूसरा क्या करूंगा? हाँ जी कोई भी कुछ भी बता सकते हो। एक्सपेंस, चलो अगर आपने एक्सपेंस कहा तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस में जाकर ऐड करूंगा। फिर क्या किधर लिखूंगा? क्रेडिट किसे करूंगा? अगर डेबिट मैंने एक्सपेंस कर रहा हूं तो क्रेडिट क्या करूंगा? क्या हुआ? सर्विस दे रहे, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, दोनों इफेक्ट लेंगे तो हमारा ऊपर ट्रायल स्टाइल ही है। इसको जाकर उसके अंदर एडजस्ट करेंगे तो बैलेंस तो करेंगे ना।
डोनेशन में से माइनस कर देंगे एक्सपेंस। अब देखें, ओके, अब फोकस कीजिएगा, मैं आपको वो ऐसी बातें सिखा रहा हूं कि जिसमें आपका सवाल गलत होने के 0 चांस होते हैं। आपने पहले बात जी एक्सपेंस में प्लस कर दिया, ठीक है, प्लस कर देंगे तो डेबिट साइड में प्लस कर दिया। आपने कहा जी डोनेशन में से माइनस कर देंगे, डोनेशन फिर हमारा क्रेडिट साइड पर पड़ा होगा क्योंकि इनकम होती है डोनेशन, तो उधर से माइनस कर रहा हूं मैं, क्रेडिट साइड से माइनस कर रहा हूं और डेबिट साइड पे प्लस कर रहा हूं, ये तो बैलेंस ही नहीं होगा। पेशेंट से ऊपर फीस भी तो पे, हाँ, उसमें से माइनस नहीं करते, उसमें से मैच कर दे, क्योंकि चलिए छोड़े, टाइम जाया होगा। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, जैसे वो 50,000 वाली नहीं थी और पेरेंट्स ने अप्लाई किया था, तो इसने कहा कि ये जो हॉस्पिटल है ना, ये फैसिलिटी देता है, कब कितनी अमाउंट तक देता है, 48.6 तक फ्री ऑफ चार्जेस टू द पेशेंट। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि ये हॉस्पिटल फैसिलिटेट करता है अपने पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, कितनी अमाउंट तक करता है, और वो जो फैसिलिटी देता है ऊपर लिखी हुई है सारी, मेडिसिन फ्री दे रहा है, सप्लाईज में है, ये जो सारी चीजें लिखी हुई है ऊपर, ये वो कहता है कि वो इतनी अमाउंट तक फ्री फैसिलिटी देता है। ये उसका एक स्लोगन लिखा हुआ है या ये इसकी एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, और इसका कुछ भी नहीं करना। और ये चीज आप देखते पेपर में बैठ के, या तो चलो ये पेपर में बैठ के कहाँ ये बातें पता चलती है, पेपर में तो ये होता है कि जो लिखा हुआ कहीं ना कहीं लगा कर आप, अच्छा लगे बुरा लगे वो बात की बात है। चले आगे देखते हैं। तो बस इसी बीच एक पॉइंट की वजह से सवाल करवाया मैंने, या वो उनके अकाउंट्स बनवाने की वजह से। आगे चलते हैं। Walk on Diabetes Day was organized in December 2019. Expenses relating to the event amounting to rupees 1.2 million were outstanding and unrecorded. कहते हैं 1.2 मिलियन अभी खर्चा हुआ था, देना है, क्या करेंगे, एक एक्सपेंस में लिखेंगे, दूसरा लायबिलिटी में लिख देंगे। मेडिकल इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू 36.8 million were received on donation 1 जनवरी 2019 को। These have been brought into use but have not been recorded in the books. जनवरी हमारा साल कौन सा एंड है, दिसंबर। जनवरी को एक मेडिकल इक्विपमेंट हमारे पास आ गया, फ्री में मिला, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको लिखा नहीं है अपनी बुक्स में। कहां कहां लिखेंगे भला, एक लिखेंगे नॉन करंट एसेट के अंदर, एक लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। अब एसेट को करेंगे डेप्रिशिएट और नॉन करंट लायबिलिटी को करेंगे अमॉर्टाइज, उसका एक्सपेंस वगैरह आएगा और इसकी इनकम आती जाएगी। ये तो वही है जैसे नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट फंड नहीं मिल जाए, गवर्नमेंट ग्रांट नॉन मॉनिटरी मिल, ये बिल्कुल वैसा ही होता है। चले जी, डेप्रिसिएशन is charged on all fixed assets using the reducing balance method 15%. Assume that all fixed assets have insignificant residual, अगर होती भी सही तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कौन सा इस्तेमाल होती है, कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बना दो और फाइनेंशियल पोजीशन का बना दो। चलें जी, आओ जरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं और साथ साथ पहले ट्रेडिंग कोड बनाए, ट्रेडिंग कोड बनाते हैं कैफेटेरिया का। वर्किंग नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ कैफे। सेल्स हाँ जी, कितनी सेल्स है उसकी 24.4 लेस कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग स्टॉक, कैफेटेरिया का ओपनिंग स्टॉक कितना है 4.7। 4 से डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड हो रही है तो हम ऐसे क्यों चक्रों में पड़ रहे हैं। सीपीएस गिवन है नीचे, सीपीएस गिवन है, जरा देखिएगा, सीपीएस गिवन है 25% ऑन सेल, तो लगाओ सीपीएस, इसके ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी।
24.4 divided by 100 multiplied by 75. ये इस बात समझ लगी है? कितना प्रॉफिट आ गया इसका? 6.1। इसमें से लेस कर दो सैलरी का हिस्सा कितना है, वो कहता है 15% सैलरी और 10% रेंट। सैलरी कितनी है? 15% सैलरी। अच्छा, ये जो सैलरी है, एक लिखी हुई है 24 मिलियन और एक लिखी हुई है 38.2, दोनों को प्लस करके या दोनों में से कोई एक? एडमिनिस्ट्रेशन वाली आएगी। अब डॉक्टर्स और नर्सिंग जाकर बर्तन तो नहीं धोते होंगे ना, तो 24 का हम करेंगे 15% सैलरी। 24 का 15% इतना, 3.6। और रेंट कितना है? रेंट ढूंढो जरा कितना है? 19.6 प्लस 1.4, 19.6 प्लस 1.4 मिला 1.4। पॉइंट पे जो आउटस्टैंडिंग है रेंट तो वो भी है, मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट है रेंट? 10%। ऊपर तो नीचे जो आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब है ऊपर एडजस्ट करना है ना, और आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट क्या होती है? हाँ, जब वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है ना कि ये पेएबल है, ये प्रीपेड है, तो अनपेड को हम करते हैं एक्सपेंस में ऐड करंट लायबिलिटी, और प्रीपेड को हम करते हैं एक्सपेंस में से माइनस करंट एसेट, इसलिए तो एडजस्टमेंट में गिवन होता है। हाँ जी, कितना आ गया? 2.1। 2 पॉइंट। ये आपका आ गया प्रॉफिट फ्रॉम कैफेटेरिया, प्रॉफिट ऑफ कैफेटेरिया 0.4। 0.4। अच्छा, ऐसा करो कि कैफेटेरिया का ना क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन, फाइंड करके देखते हैं, क्योंकि हम इन्हें फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी है ना, तो स्टॉक का लेजर बनाओ जरा एक दफा। स्टॉक का लेजर में क्या आता है? ब्रॉड ऑन, कैरी डाउन, परचेज, कॉस्ट ऑफ सेल। जो जो गिवन है वो पुट कर दो, आपके पास कैरी डाउन आ जाएगा। ब्रॉड ऑन गिवन था, कैफेटेरिया का ब्रॉड ऑन गिवन था 4.7। 4.7, 16.4। परचेजेस 16. कॉस्ट ऑफ सेल अभी अभी हमने फाइंड किया 18. 2.8 हमारे पास कैरी डाउन भी आ गया। अब ये चला जाएगा करंट एसेट के अंदर। चलें जी, और अब वापस आए, एक करते जाते हैं। हमारा ये कैफेटेरिया सेल वाला काम हो चुका है। उसके बाद कैश एट बैंक बैलेंस, ये करंट एसेट में चला जाएगा। डोनेशन भी इसका पता है, ये भी हो गया। फी फॉर पेशेंट इनकम हो गई, डोनेशन अनरिस्ट्रिक्टेड इनकम हो गई, जनरल फंड हो गया, इन्वेंट्री का काम हो गया। अब बनाते हैं मेडिसिन का लेजर बनाते हैं और देखते हैं कितनी अमाउंट एक्सपेंस में जाएगी, कितनी मेडिसिन इस्तेमाल हो गई है। और सप्लाईज का भी लेजर बनाते हैं और ये देखते हैं कितनी अमाउंट एक्सपेंस में जाएगी। नीचे इसके कैरी डाउन भी बताए हुए हैं। तो पहले मेडिसिन का लेजर बना लो। मेडिसिन ब्रॉड ऑन कितना है? मेडिसिन का ब्रॉड ऑन कितना है? 19.4। 19.4। 19.4। खरीदी कितनी है मेडिसिन? खरीदी कितनी है? 60.5। 60.5। कैरीड ऑन कितना है? मेडिसिन का कैरीड ऑन कितना है? फर्स्ट एडजस्टमेंट में गिवन था 25. मेडिसिन का 25.8 और सप्लाईज का 13.8।
25.8 में से 3.1 माइनस करें, 22.7 Yes, sir. और जो एक्सपायर हो गई हैं 3.1, ये एक्सपायर बिल्कुल वैसे ही है जैसे लॉस नहीं होता, इन्वेंट्री हमारी लॉस हो जाए, इन्वेंट्री या कोई चीज खराब हो जाए, बैड डेट्स वाली की तरह। ओके होगी बात। क्लोज करेंगे, हमारे पास जितनी मेडिसिन इस्तेमाल हो गई हैं वो आ जाएंगी और जो कि चली जाएगी पीएल के अंदर 54.1. 54 पॉइंट। अब मैं बताऊं कौन सी चीज आपके काम की है। 54.1 एक्सपेंस, 3.1 एक्सपेंस, 22.7 करंट एसेट। सप्लाईज का लेजर बना दें, यही काम करना है। सप्लाईज का लेजर बनाकर भी एग्जैक्ट यही काम कर लो। ऑफिस सप्लाईज, हॉस्पिटल सप्लाईज, हाँ जी। ब्रॉडबैंड कितना है सप्लाईज का? 8.5. 8 पॉइंट। ड्यूरिंग द ईयर खरीदी कितनी है? 15.7 बस। कैरिड ऑन कितना पड़ा हुआ है? 13 पॉइंट। क्लोज कर देंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर बाकी अमाउंट। 13.5. 13.4 है, 5 है। 4. अब इसमें कौन सी चीज काम की हमारे? कैरिड ऑन जाएगा करंट एसेट के अंदर और 13.4 जाएगा पीएल के। अब हमारे पास इन्वेंट्री सारे हो गए। मेडिकल इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट कर लेते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का ही काम कर लेते हैं। रिड्यूसिंग वेल्थ मेथड है ना जी। तो 185.4 माइनस 64.2 मल्टीप्लाइड बाय 15%। और एक हमें फंड के तौर पर भी तो मिला था 36.8 मल्टीप्लाइड बाय 15%, ये डेप्रिसिएशन आएगी। ये बात समझ लगी? जो ब्रॉडऑन पड़ा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में उसको भी डेप्रिशिएट करेंगे और जो डोनेशन के तौर पर मिला है उसको भी डेप्रिशिएट करेंगे। और एक और बात भी सुनिए, बात समझ लगी? अब नॉन करंट एसेट में अमाउंट बता सकते हो कितनी जाएगी? नॉन करंट एसेट में 180, सुन ले, 185.4 प्लस 36.8 माइनस 64.2 भी, और माइनस जो साल की डेप्रिसिएशन आई वो भी। और एक काम और होगा, हाँ पूछे। जब साल के एंड में बुक वैल्यू लिखनी होती है ना हमने, एक बात और भी देखें, ये जो ये तो मेडिकल इक्विपमेंट में आया 36.8, यही 36.8 नॉन करंट लायबिलिटी में भी जाएगा। कैसे करके? 36.8 मल्टीप्लाइड बाय 15% इनकम में, और एक 15% जाएगा अगले साल बुक वैल्यू करके, बुक माइनस करके करंट लायबिलिटी में। बल्कि ये लिख देता हूं, ये अच्छी चीज है। 36.8 मल्टीप्लाइड बाय 15%, कितनी अमाउंट आई? 5 पॉइंट। ये गया इनकम के अंदर, क्या बच गया? 31 पॉइंट। इसका 15% जाएगा करंट लायबिलिटी के अंदर, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। 4.692 बाकी नॉन करंट लायबिलिटी हो गया। नेक्स्ट, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, उसकी डेप्रिसिएशन भी आ गई, वो जो फंड के तौर पर मिला था वो भी आ गया, वो एसेट में भी जाएगा, लायबिलिटी में भी जाएगा, और इनकम भी आ गई। मिसलीनियस एक्सपेंस, एक्सपेंस में चले जाएंगे। अदर फिक्स्ड एसेट का क्या करेंगे? माइनस करके 54.7 माइनस करेंगे।
जो आंसर आएगा उसका 15% लेकर एक्सपेंस में भी लिखेंगे और एसेट में से आकर पेएबल करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। इसका हम सब कर चुके हैं। रिसीवेबल, अगर इसका कुछ नहीं नीचे बताया हुआ, ये हमारा करंट एसेट है। रेंट 19.6 के अंदर 1.4 हम ऐड करके 15% हमने लिख दिया कैफेटेरिया के अंदर, बदला था 10% तक, 10% तक कैफेटेरिया के अंदर, जो बाकी बच गया वो लिख देंगे अदर एक्सपेंस। ये बात समझ लगी? अच्छा, एक और चीज ये भी एडजस्ट होने वाला है। 2.6 सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट देखें क्या लिखा हुआ है कि डायबिटीज का एक एक्सपेंस का बिल देने वाला रहता है। 1.2 इसमें प्लस होकर किधर चला जाएगा? करंट लायबिलिटी। ये वेरीफाई करते जाओ, बस खत्म हो गया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट में जाएगा, करंट एसेट में। यूटिलिटी बिल हमारा लायबिलिटी है। 2.6 नहीं, 1.2 बता रहा हूं। 1.2 2.6 में ऐड होकर एक्सपेंस में, और 1.2 जाएगा करंट लायबिलिटी के अंदर, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है ना वही एक्सपेंस में ऐड करंट लायबिलिटी। और इसके अंदर ये भी हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये इसका कुछ नहीं करना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब ये सवाल, और सवाल एक और है, वो भी आपने लाजमी करना है। बाकी तो सवाल हमने वैसे ही कर दिए हैं, मतलब जो भी सवाल है, अब कोई छोड़ा नहीं है सवाल आपका ये एनपीओ का। लेयर ट्राम वाला भी हो गया था ना? जी सर। 26 भी हो गया, 25 देखिए, कोई एक आधा सवाल रहता है मुझे लगता है, ये रहता है शायद, ये यस सर। 25 LA स्पोर्ट्स क्लब वाला ये, और सीरियस क्लब वाला ये, हॉस्पिटल वाला। अब बाकी जो भी है करने आपने, बाकी